हेलो गाइस। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि एसएचएम का इंट्रोडक्शन, एसएचएम क्या होता है, उसके एग्जांपल्स, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब के बारे में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, आज हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे कि एसएचएम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में कि एसएचएम कैसे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, ऑल दीज थिंग्स। और बेसिकली हम लोग जो है वो काइनेमेटिक रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक रिलेशंस मतलब जैसे कि काइनेमेटिक्स में हम बहुत सारे क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, उनका रिलेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सटी, वीटी, एटी, एवी, ये जितने सारे भी रिलेशंस है हम आज बेसिकली वो सारे रिलेशंस पढ़ेंगे और उनके ग्राफ्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ और चीजें जानना पड़ेगा हम लोगों को एसएचएम के बारे में। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि जो एसएचएम का इक्वेशन है वो बेसिकली F इक्वल टू माइनस के एस है। माइनस साइन क्यों आया है वो मैं एक्सप्लेन कर दिया था, सो दैट कि डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होगा फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सो दैट कि बॉडी जो है वो अपने पोजीशन की तरफ वापस आएगा। और उसमें मैं डिफाइन भी कर दिया था कि क्या क्या होता है। के जो है वो एक कांस्टेंट होता है, फोर्स जो है दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड x जो है x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो वाला पोजीशन जहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो उसको हम लोग पूरे चैप्टर में मीन पोजीशन के नाम से जानेंगे। तो जब भी मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि हाँ ये उस पोजीशन के बारे में बात किया जा रहा है जिस पोजीशन में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो होता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन में मैं आपके लिए लिखा हुआ हूं। जैसे कि मान लीजिए कि बॉडी का ये वाला पोजीशन है जहां पे मैं अगर बॉडी को रखूं तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो एक्टिंग है वो जीरो हो रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम। और इसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मेरा भी मीन पोजीशन से मैं ऑब्जेक्ट को राइट साइड डिस्प्लेसमेंट किया, आप देख सकते हैं मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से राइट साइड कितना ना x1 वैल्यू, द वैल्यू इज x1। अगर मैं x1 डिस्प्लेसमेंट किया हूं राइट साइड तो इस वाले पोजीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा लेफ्ट साइड और उसका वैल्यू होगा kx1। तो माइनस साइन यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फोर्स को ऑलरेडी डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। जैसे दूसरी तरफ देखो, अगर ये मीन पोजीशन है, यहां से मैं ऑब्जेक्ट को अगर राइट साइड लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कर रहा हूं, जैसे कितना डिस्प्लेस किया x2, तो मैं डिस्प्लेस किया लेफ्ट साइड तो फोर्स लगेगा राइट साइड, कितना लगेगा ना k into x2, k टाइम्स जितना मैंने डिस्प्लेसमेंट किया हूं। तो ये मैं छोटा सा इलस्ट्रेशन आपको बनाने के लिए दिया हूं कि F इक्वल टू माइनस kx, ये इक्वेशन ये एसएचएम में कैसे अप्लाई किया जा रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे अप्लाई करें हम उसके बारे में लिखे हैं। और उसके बाद हम एसएचएम के अंदर घुसेंगे कि एसएचएम को कैसे डिफाइन करेंगे। यहां पे एक अच्छा लाइन में लिखा हूं जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, द इक्वेशन F इक्वल टू माइनस kx does not specify a particular SHM। मतलब अगर मैं बोलता हूँ F इक्वल टू माइनस kx, ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर SHM कर रहा है तो उसके लिए तो ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगा और होता भी है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमें कोई एक पर्टिकुलर SHM के बारे में कभी भी डिफाइन नहीं करेगा। अगर मेरा कोई एक ब्लॉक इतना इतना SHM कर रहा है तो उसके लिए भी ये इक्वेशन वैलिड है। कोई अगर मेरा पूरा SHM कर रहा है तो उसके लिए भी वैलिड है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी चाहे SHM कर रहा हो, कितना बड़ा कितना छोटा कुछ भी SHM कर रहा हो तो उसके लिए F इक्वल टू माइनस kx वैलिड है। इसका मतलब F इक्वल टू माइनस kx इज रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिंग SHM। तो फिर हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर SHM, उसके लिए हमें SHM के बारे में दो चीजें पता होनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें पता होनी पड़ेगी वो इस साइड में लिखा हूं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला चीज जो हम लोग को पता होनी चाहिए वो है टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई एसएचएम, इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल एनर्जी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम कर रहा है तो पहला चीज हमें पता होना चाहिए कि t इक्वल टू 0 पे, मतलब जब हम एसएचएम को स्टडी करना स्टार्ट किए थे तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे था, उसके बारे में और डिटेल में आएगा बाद में जब हम इक्वेशंस डिफाइन करेंगे। जो दूसरा चीज है वो है इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी की क्या जरूरत है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करूं, अगर मैं जैसे यहाँ पे बता सकता हूं आपको कि एक स्प्रिंग लगा दिया हूं मैं, स्प्रिंग में ब्लॉक लगा हुआ है और इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देता हूँ, कुछ वेलोसिटी देता हूँ, तो
तो ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, आएगा, एसएचएम करेगा। अगर मैं इसको ज्यादा एनर्जी देता हूं तो ये ज्यादा दूर जाएगा, आएगा। कम एनर्जी देता हूं तो कम दूर जाएगा। सो ये इनिशियल एनर्जी डिसाइड करता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल। ये ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर तक ट्रैवल कर सकता है, और उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एसएचएम में एक नाम के जानते हैं, और उसी नाम को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। आप नोट कर सकते हैं, हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड। सो दो चीजें, हमें कभी भी कोई एसएचएम को हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें दो चीजें उसके बारे में डिफाइन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसका इनिशियल पोजीशन कहां है, कहां से स्टार्ट किया है, और उसका इनिशियल एनर्जी क्या है, इनडायरेक्टली उसका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए कि ये मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। चलिए अब उसके इक्वेशंस बनने से पहले, जैसे कि मैं यहाँ पे एक अच्छा इलस्ट्रेशन बताया हूं जिसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हो क्या रहा है हमारे एसएचएम में। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया उसका इक्विलिब्रियम, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन में डिफाइन कर चुका हूं जहां पे इक्विलिब्रियम। अच्छा, मीन पोजीशन में फिर इक्विलिब्रियम, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। फाइन। अब मैं क्या किया, मैं इसको अगर यहां से एसएचएम करवाना चाहता हूं तो मैं इसको क्या किया, यहां तक डिस्प्लेस किया और यहां से रिलीज कर दिया। लिखा हुआ है t = 0, मतलब मैं यहां से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट को, यहां पे रख के छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। t = 0 मतलब स्टार्ट हुआ है ना। तो क्या हो रहा है, सोचिए ये वाला पोजीशन, ये यहां से कितना डिस्प्लेस है, a, दिस वैल्यू इज a, यहां पे लिखा हुआ है अच्छे से, ये वैल्यू है a, मतलब यहां से यहां तक की दूरी a, मतलब यहां पे इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये राइट डिस्प्लेस है तो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। कितना, मैं k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज है तो फोर्स कितना लगेगा, k * a। अच्छा, फोर्स इधर लग रहा था, मैं यहां पे इसको रिलीज कर दिया, तो क्या होगा ना, ये ऑब्जेक्ट इधर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये इधर जाएगा, सोचिए आप फोर्स लग रहा है, ये इधर जाएगा, जैसे इधर जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज द डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, बिकॉज़ हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो जैसे ही जाएंगे ये मीन पोजीशन के करीब जा रहा है, मतलब x का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज। अच्छा, अगर x का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो फोर्स का वैल्यू भी डिक्रीज, बट फोर्स अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बट मतलब फोर्स लग ही रहा है कंटीन्यूअसली, तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज। और किधर लग रहा है फोर्स, देख सकते हैं लेफ्ट साइड। क्यों, चाहे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, ये मेन पोजीशन के राइट साइड में अभी भी है, इसीलिए इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। अच्छा, अगर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज, मतलब वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन विल डिक्रीज, बट एक्सीलरेशन इज स्टिल देयर। एंड एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। इसका मतलब मेरा एक्सीलरेशन का वैल्यू चाहे इंक्रीज हो और वेलोसिटी मेरा क्या होगा, डिक्रीज। मैं यहां से रिलीज किया था तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या था, 0, और ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम, और उसका वैल्यू किधर है, लेफ्ट की तरफ। जैसे ही ये इधर इधर गया, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस, एक्सीलरेशन डिक्रीजेस, पर वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब ये आया 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 और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच गया। जैसे ही इक्विलिब्रियम में पोजीशन में पहुंच गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो फोर्स का वैल्यू 0, फोर्स का वैल्यू 0 तो एक्सीलरेशन का वैल्यू 0, मतलब ये पोजीशन तक एक्सीलरेशन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था लेकिन लेफ्ट साइड था, और वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। अब यहां पे पहुंच गए। इसके बाद जैसे ही ये लेफ्ट साइड मूव करना शुरू किया, जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ लेफ्ट साइड, तो क्या हुआ ना, x का वैल्यू इंक्रीज होने लगा। देख सकते हैं मैं मार्क किया हूं, x का वैल्यू इंक्रीज हुआ, x का वैल्यू इंक्रीज हुआ, और किधर, लेफ्ट साइड, तो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड। मतलब यहां पे अभी जो भी इसका वेलोसिटी था वो वेलोसिटी लेफ्ट साइड था, बट जैसे ही ये लेफ्ट साइड गया उसका एक्सीलरेशन राइट साइड होना स्टार्ट हो गया, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। इसलिए आप देख सकते हैं यहां से यहां तक x का वैल्यू इंक्रीज लेफ्ट साइड, तो फोर्स का वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस, कौन सा साइड, डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट, राइट साइड। एक्सीलरेशन इंक्रीजेस, कौन सा साइड, राइट साइड, लेकिन वेलोसिटी तो मेरा लेफ्ट साइड था, तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑपोजिट हो गए, तो मेरा वेलोसिटी का वैल्यू क्या होने लगा, डिक्रीज। और ये कब तक डिक्रीज होगा ना, जब तक ऑब्जेक्ट जाके अपना वेलोसिटी 0 नहीं कर दे। तो ये क्या किया, ये बाकी यहाँ पे पहुंच गया। अगर ये यहाँ से a मैक्सिमम दूरी आया था तो इस साइड में वो कितना दूरी जाएगा, a, मैं इसको -a से डिनोट कर रहा हूँ,
हमको माइनस है इसलिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये मीन पोजीशन का लेफ्ट साइड हो रहा है। तो हमें क्या दिखाई दिया पूरा पिक्चर में, कुछ अच्छी चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें मैं आपको बता देता हूँ। मीन पोजीशन में फोर्स क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम ये भी हो गया एक्सट्रीम, दिस इज राइट एक्सट्रीम, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम, बट एक्सट्रीम नाम तो एक्सट्रीम ही है। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या जीरो होता है, वेलोसिटी। ये याद रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली बहुत जगह काम आने वाला है। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो एंड एक्सट्रीम पोजीशन मतलब दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो फोर्स भी मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए कि मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज हुआ फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, तो कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो यहां पे तो मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये तीन चीजें जो मैं नीचे लिखा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद रहनी चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन एंड फोर्स जीरो एंड वेलोसिटी मैक्सिमम। तो इतने चीजें हम लोग को याद रहनी चाहिए। तो इसके बाद हम लोग अपने काइनेमेटिक्स रिलेशन के डेरिवेशन की ओर चले जाएंगे। So now what we will do is we will derive the different relations। जैसे मैं वहां पे लिखा था 6 रिलेशंस लिखा था और काइनेमेटिक्स में 6 रिलेशंस होते भी हैं। हम वो 6 रिलेशंस को आज डिराइव करेंगे पूरे के पूरे और उनके ग्राफ्स के बारे में भी पता करेंगे। और वो जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आते भी हैं, नीट में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके, और हमें याद भी रखना पड़ेगा। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में आते हैं, मैं थोड़ा बहुत करवा भी दूंगा आपको। क्या रिलेशन ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये एक रिलेशन है जो हमें पता है एसएचएम के बारे में, बाकी कोई रिलेशन नहीं पता। और इसी इक्वेशन को बेस करके हम सारे के सारे इक्वेशन जो है डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे मैं आपको बताता हूँ। F इक्वल टू हो गया माइनस के एक्स, यहाँ पे F जो है ये F तो होनी चाहिए हमारी नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई भी टाइम। तो मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स, तो a इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इस के बाई एम को छोटा करके हम लोग क्या बना दिए, ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों बनाया है, बाद में उस ओमेगा के बारे में और ज्यादा पता चलेगा। इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे ये इक्वेशन डेरिवेशन होने के बाद। तो अभी के लिए जो है हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर मतलब के बाई एम होता है। के इज द कांस्टेंट इन द इक्वेशन एंड एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक रिलेशन हम लोगों को मिल गया। ये कौन सा रिलेशन है मेरा, ना दिस इज माई ए एक्स रिलेशन। आप देख सकते हैं दिस इज माई ए एक्स रिलेशन। ए और एक्स के बीच में a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इस चीज को हमें नहीं भूलना है कि हम इस एसएचएम के पूरे इक्वेशन में जो x के बारे में बात करते हैं दैट x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या रिलेशन हम कर सकते हैं, देखते हैं। ये a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a को मैं क्या लिख सकता हूं ना, a को मैं लिख सकता हूं v इंटू dv बाई dx। काइनेमेटिक रिलेशन से हमें पता है a के बदले लिख सकता हूं v इंटू dv बाई dx दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। x को उस साइड ले जाता हूं तो इधर बन जाएगा v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। तो इधर मेरा वेलोसिटी का टर्म आ गया, इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका लिमिट्स पुट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और हम लिमिट कैसे पुट करते हैं ना, लिमिट में हम हमेशा एक लिमिट ऐसा रखते हैं जहां पे हम लोगों को वैल्यू पता है। और मैं इसे पहले ही समझा चुका था, वेलोसिटी का वैल्यू हमें कहां पे पता होता है ना, वेलोसिटी का वैल्यू हमें पता होता है एक्सट्रीम पोजीशन में। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन का अगर मैं लिमिट डालता हूं कितना होता है वेलोसिटी, जीरो होता है। एक्सट्रीम पोजीशन में यहां पढ़ चुके हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन में x की वैल्यू कितनी होती है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू। और मैं पहले ही बता दिया था आपको कि दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हम कहां से स्टार्ट किए हैं और उसको एनर्जी कितना दिए हैं, दैट इज इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल एनर्जी। और इनिशियल एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में डिफाइन होता है, तो हमें पता होनी चाहिए। चलिए तो मैं क्या करूंगा ना, मैं लिमिट डालता हूं। कैसे लिमिट डालता हूं ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू डालता हूं a,
क्यों डाला? क्योंकि मुझे इस वाले x के वैल्यू पर वेलोसिटी का वैल्यू पता है। कितना होता है वेलोसिटी का वैल्यू? ना 0। अगर मैं यहाँ पे कुछ 0 डाल देता तो इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 0 मतलब x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन की बात करें। मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मुझे पता ही नहीं। मुझे वेलोसिटी पता है कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन की। वहां पे हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। चलिए x का वैल्यू डाला a तो वेलोसिटी का वैल्यू डाला 0। और कोई भी पोजीशन x तो कोई भी वेलोसिटी v। अब इसको मैं इंटीग्रेट आराम से कर सकता हूँ। इंटीग्रेट करके बताता हूँ आपको। तो इससे आ जाएगा v²/2 और इससे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x² माइनस a²। इंटीग्रेशन आपको पता होगा मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। और जिसको नहीं पता होगा तो वो आप इंटीग्रेशन देख सकते हैं। मेरा बेसिक मैथमेटिक्स क्लास में आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इधर आ गया v²/2, इधर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x² माइनस a²। माइनस को मैं अंदर डाल दूं तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? आप देख लीजिए। इधर मैं लिख सकता हूँ v² इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि x का डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगा x²/2, तो इधर 2 आएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो v² इक्वल टू क्या आएगा? माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। तो v का वैल्यू क्या आ गया? ओमेगा √ओवर a² माइनस x²। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैं स्टार मार्क कर देता हूं आपके लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ऐसा क्यों रिलेशन? ये एक ऐसा रिलेशन है जहां पे आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट पे, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पे, कोई भी पोजीशन में हम वेलोसिटी का कितना वैल्यू होगा वो हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये मेरा कौन सा रिलेशन मिल गया ना? दिस इज माय vx रिलेशन मिल गया। दिस इज माय vx रिलेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ग्राफ बिटवीन vx एंड x। ग्राफ बिटवीन v एंड x कैसे ग्राफ बनाएंगे ना? उसके लिए थोड़ा हमें से अच्छे से करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा मैं लिख देता हूं। देखिए इधर लिख दूंगा v², इधर लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर a² माइनस ओमेगा स्क्वायर x²। तो v² प्लस ओमेगा स्क्वायर x² बाई ओमेगा स्क्वायर a² बाई ओमेगा स्क्वायर a² इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा ना? v²/a² ओमेगा स्क्वायर प्लस x² बाई a² इक्वल टू 1। अगर आपको अच्छे से पता हो तो ये किसकी इक्वेशन होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो v और x में जो रिलेशन बनता है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए जो हमारा इक्वेशन आता है वो आता है इक्वेशन। याद हमें इसको रखना है बट इसको भूलना नहीं है। हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें इतना याद रखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन चाहे दिखता ऐसे हो बट इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा? एलिप्स का ग्राफ आएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये मेरा हो गया v और x के बीच में रिलेशनशिप। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अगर हम और ज्यादा मैं अच्छे से इसको देखना चाहूं तो मैं यहाँ पे और कुछ डेरिवेशंस बताता हूँ आपको। आप ध्यान से सुनिएगा। क्या रिलेशन आ गया मेरा? v इक्वल टू आया ओमेगा √ओवर a² माइनस x। और यहाँ पे v है, यहाँ पे x है। तो अगर मैं v को ऐसे लिख दूं कि dx/dt, आपको पता होगा काइनेमेटिक्स में v इक्वल टू होता है dx/dt। तो dx/dt इक्वल टू ओमेगा √ओवर a² माइनस x²। आप देख सकते हैं यहाँ पे x है, इधर भी x। तो मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगा dx√ओवर a² माइनस x² नीचे इक्वल टू ओमेगा dt। इधर आ गए x वाले टर्म्स और इधर आ गए t वाले टर्म्स। अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर सकता हूं। कैसे इंटीग्रेशन करूंगा आप समझिए इस बात को। अगर यहाँ पे मैं t का वैल्यू 0 डालता हूं तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालूंगा? 0 नहीं, x का वैल्यू मैं 0 डाल नहीं सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए कि t का वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूं। मतलब मैं इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा हूं और यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालने का मतलब कि आप बोल रहे हैं कि वो मेन पोजीशन से स्टार्ट किया है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। तो मैं मान लेता हूँ x0। यहाँ पे x0 क्या है? हम ब्रैकेट में लिख देते हैं x0 इज द पोजीशन एट t इक्वल टू 0, है ना? तो जब t इक्वल टू 0 मतलब जब स्टार्ट कर रहा था मोशन तो वो कहां से स्टार्ट किया था? x0 वाले वैल्यू से। मैं आपको एग्जांपल भी करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात को समझे कि यहाँ पे 0 नहीं डालना है, x0। और कोई भी टाइम t पे उसका वैल्यू कुछ भी x हो।
अब इस इंटीग्रेशन को ध्यान से सुनिए, शायद 11 वालों को थोड़ा सा पता होना हो, बट आप 12 में अगर है और अगर आप ड्रॉ बैच में हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा वाला इंटीग्रेशन है ना, 1/√x² माइनस x², है ना। और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन इनवर्स x/a, और लिमिट कहां से कहां तक डालना है, x0 से x तक। मेरी बात क्लियर है। और इस साइड मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी, सीधा सीधा। अब इसको थोड़ा मैं अच्छा करके लिखता हूं, अगर इस साइड को मैं अच्छा करके लिखूंगा तो इधर मिलेगा साइन इनवर्स x/a माइनस साइन इनवर्स x0/a इक्वल टू ओमेगा टी, और यहाँ पे मेरा मिल जाएगा साइन इनवर्स x/a इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x0/a। तो मेरा x इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखिए आप, ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाएगा जिसके पूरा ब्रैकेट में इसको लेगा, और ये a जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या दिखेगा मेरा, a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x0/a। ये बन गया मेरा x और t में रिलेशन, है ना। तो यहाँ पे इसको ये जो टर्म लिख रहा है ना हम लोगों को, साइन इनवर्स x0/a, इसको बार बार थोड़ा इतना बड़ा दिख रहा है ना, तो उसको थोड़ा छोटा बना दिया। कैसे बना दिया छोटा, देखिए ध्यान से, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस भाई, ये वाला रिलेशन आप जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं पे। इस भाई, ये जो भाई है, इस भाई होता है साइन इनवर्स x0/a। समझ में आ गया। तो ये मेरा कौन सा वाला रिलेशन आ गया, दिस इज माई xt रिलेशन। तो हम क्या क्या रिलेशन डिराइव कर दिए, थोड़ा ध्यान से मैं बताता हूं आपको, सुन लीजिए। सबसे पहला रिलेशन हम लोगों को पता था f इक्वल टू माइनस kx, एक ही रिलेशन पता था जो कि हर कोई SHM के लिए वैलिड था। उससे हम लोग किस पे रिलेशन ढूंढे, a और x में। ये वाला रिलेशन की अगर बात करें a और x में, ये भी तो हर कोई SHM के लिए वैलिड है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली उसी क्वेश्चन से आया है जो हर कोई SHM के लिए वैलिड है। समझ में आ रहा है मेरी बात, आ रहा है। दूसरी बात, उससे हमने क्या ले लिया, उससे हमने ले लिया v और x में रिलेशन, और ये v और x में जो रिलेशन मिला उसके लिए हम लोग एक यूज किया एम्पलीट्यूड का, मतलब हम स्पेसिफाई किए कि कोई SHM को, उस SHM की बात हो रही है ये जिस SHM में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना है, a, हम उसको एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम उसका ग्राफ के बारे में स्टडी किए, उसके बाद हम उसका x और t के रिलेशन ढूंढे, और इसमें भी हम लोग स्पेसिफाई किए हैं कि t इक्वल टू 0 पे उसका वैल्यू होता है x0, मींस दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन की बात हो गई, हम xt की रिलेशन भी डिफाइन कर दी।